गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर आफ्टरनून प्राइम टाइम। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। बात आज बांग्लादेश में मचे सियासी और धार्मिक तूफान की। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। हिंदुओं के घरों और दुकानों में आगजनी की गई। इन घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ाई। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर कुछ कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन हालात अभी भी नहीं सुधरे। कट्टरपंथी अभी भी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। आपको बांग्लादेश का दीपू दास याद होगा, वही दीपू दास जिसे पिछले साल 18 दिसंबर को ईश निंदा के आरोप में जिंदा जला दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट लिखने और खूनी भीड़ को भड़काने वाला मुख्य आरोपी एक मस्जिद का इमाम यासीन अराफात निकला, जो वारदात के बाद ढाका के मदरसों में अपनी पहचान छिपाकर बचता फिर रहा था। इमाम ने ही धर्म के नाम पर भीड़ को हैवान बना दिया। इमाम यासीन अराफात ने ही फैक्ट्री के गेट के पास खड़े होकर तेज तेज नारे लगाने शुरू किए थे। देखते ही देखते भीड़ ने दीपू को दबोच लिया। इमाम के कहने पर भीड़ ने सारी हदें पार कर दी। घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि दीपू दास को जिस आरोप में इतनी दर्दनाक मौत दी गई वो पूरी तरह झूठी निकली। दीपू पर सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा, लेकिन जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। आपको बता दें कि दीपू के परिवार ने भी रोते हुए बताया था कि दीपू इतना सीधा साधा था, वो कोई एंड्रॉयड फोन तक इस्तेमाल नहीं करता था और न ही उसका किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई अकाउंट था। मुख्य आरोपी इमाम के पकड़े जाने के बाद अब दीपू के पीड़ित परिवार और मानवाधिकार संगठनों को उम्मीद जगी है कि इन सभी दरिंदों को उनके किए की सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कैसे चंद कट्टरपंथी लोग अफवाहों का सहारा लेकर बेकसूर अल्पसंख्यकों की जिंदगी से खेल रहे हैं। बड़ा सवाल है कि जो कलंक मोहम्मद यूनिस की सरकार में हुई, क्या तारिक रहमान सरकार में अब दीपू को न्याय मिलेगा? क्या यह सिर्फ दिखावे की नौटंकी बनकर रह जाएगा? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दो खास मेहमान थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन पूरा मामला क्या है दर्शकों, ग्राफिक के जरिए पूरी डिटेल पहले बताओ। दीपू दास कैसे मारा गया, थोड़ा पीछे चलते हैं। 2025 दिसंबर का वो वाकया जिससे देखने सुनने के बाद पूरी दुनिया के लोग सहम गए थे। जी हां, 18 दिसंबर 2025 दीपू दास की मॉब लिंचिंग हुई। भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। दीपू पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया और उसके बाद उसके साथ जो हुआ वो आप जानते हैं। जी हां, सोशल मीडिया के जरिए ईश निंदा का आरोप लगा दीपू पर और उसके बाद इमाम के भड़काने के बाद मॉब ने, भीड़ ने दीपू को रस्सी से पहले कसकर बांधा, पेड़ से लटकाया, घसीटा और फिर फूंक दिया। जी हां, दीपू दर्द से चीखता रहा, रहम की भीख मांगता रहा। भड़का रहे इमाम का दिल नहीं पिघला। दीपू ने तड़प तड़प पर जलकर मौके पर दम तोड़ दिया। अब दीपू पर जो झूठे आरोप लगे दर्शकों, उसके ग्राफिक्स भी आपको दिखाता हूं, कैसे एक सीधे साधे इंसान को मार दिया गया। दीपू दास को जिस आरोप में दर्दनाक मौत मिली, वो आरोप क्या था? पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठे वो आरोप निकले। ईश निंदा यानी ईश्वर की निंदा के आरोप उसके ऊपर लगे थे। जांच में ईश निंदा का कोई भी सबूत नहीं मिला पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को। दीपू के पास कोई एंड्रॉयड फोन नहीं था, वो किसी तरह के एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल नहीं करता था। किसी सोशल मीडिया पर भी अकाउंट उसका नहीं था। फिर उसने कैसे वीडियो डाली, ईश निंदा कैसे की? अफवाह ने, भीड़ ने उसे जिंदा जला दिया और उसके पीछे वो शख्स जो आपको दिखाई देगा अभी स्क्रीन पर, यहां पर पीछे, उस मौलाना की वजह से दीपू दास मारा गया। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम कोई नई बात नहीं है, पूरा डेटा लेकर आए हूं। 18 दिसंबर दीपू चंद्रदास मेमन सिंह के रहने वाले थे। इनकी हत्या कर दी गई, इनको जिंदा जला दिया गया। जी हां, मेमन सिंह के इलाके में इनकी हत्या की। उसके बाद ईश निंदा के झूठे आरोप लगे। पीट पीट कर भीड़ ने पेड़ से लटकाकर पहले उन्हें मारा पीटा बुरी तरह, उसके बाद उन्हें जिंदा जला दिया। अगला वाकया 29 दिसंबर 2025 का है दर्शकों। जी हां, दीपू दास की हत्या के बाद अगला मामला जो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, 18 दिसंबर के बाद अगला मामला जहां पर एक और हिंदू के साथ ऐसी ही घटना पेश आई, उसे भी मार दिया गया जान से, उसके साथ भी ज्यादती की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद भी कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई और अभी तक इमाम बचता फिर रहा था। महीनों के बाद इमाम की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। 29 दिसंबर 2025 का मामला, ब्रजेंद्र बिस्वाल मेमन सिंह के रहने वाले थे। इनके खिलाफ भी साथी ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी और इनके जो हत्यारे थे उनका भी कोई सुराग नहीं मिला। वो कहां गए अभी तक पता नहीं चल पाया है। इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल ही रही है।
अगला वाकया दिसंबर महीने का ही है दर्शकों, जब एक साथ कई हिंदू लोगों की हत्या की गई बांग्लादेश में। 24 दिसंबर 2025 का एक मामला है जिसमें अमृत मंडल नाम के एक शख्स को राजाबाड़ी के रहने वाले जबरन वसूली के आरोप में उनकी हत्या कर दी गई थी। राजाबाड़ी के रहने वाले मंडल साहब को जान से मार दिया गया, अमृत मंडल इनका नाम था, और जबरन वसूली का आरोप लगा और इसके बाद इनकी भी हत्या वहां पर कर दी गई। जी हाँ, अगला वाकया 12 जनवरी 2026 का है। समीर कुमार दास, फेनी जिले में उनकी हत्या हुई। कट्टरपंथियों ने ऑटो रिक्शा भी उनका छीन लिया, उन्हें मारा पीटा भी और उनकी हत्या कर दी गई। सरेआम सड़कों पर उन्हें मारा गया, समीर कुमार दास। अगला वाकया दर्शकों 10 जनवरी 2026 का है, जहां पर जॉय महापात्र सुनामगंज जिले में उनकी हत्या हुई। पहले उनको पीटा गया, फिर जहर पिलाया गया और अमीरुल इस्लाम पर हत्या का आरोप लगा। अमीरुल इस्लाम अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है, वो अभी तक फरार है और इसी तरह के वाक़े बहुत सारे हैं। 5 जनवरी 2026 का भी एक वाक़या है। शरद चक्रवर्ती मणि नरसिंही जिले के एक दुकानदार थे, धारदार हथियारों से उनकी हत्या कर दी गई और चोर सिंदूर बाजार में चक्रवर्ती मणि की भी हत्या हुई है। तो बहुत सारे डेटा हैं, बहुत सारे लोग हैं। 5 जनवरी 2026 का एक और मामला है। राणा प्रताप बैरागी नाम के एक शख्स थे, मुनीरामपुर के रहने वाले पत्रकार थे, उनके सिर में गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई। 2 साल से बर्फ फैक्ट्री भी चला रहे थे। शाम 6 बजे कुछ लोग वहां पर उनकी फैक्ट्री में पहुंचे और उनको जान से मार दिया। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं कत्लेआम की डिटेल डेटा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी क्यों बढ़ी है? जी हाँ, शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद वहां पर माहौल बदल गया। कट्टरपंथी ताकतें बहुत मजबूत हुई हैं वहां पर। सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासनिक शून्य वहां पर बन गया। तारिक रहमान से पहले की सरकारें आंख बंद कर बैठी हुई थी, वहां पर जो कुछ चल रहा था उसे चलने दिया गया। जी हाँ, कानून व्यवस्था पर नियंत्रण बहुत कमजोर हुआ, जिसकी वजह से कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हुई और इस तरह के मौलाना जो कि भीड़ को भड़काते हैं, उन्होंने बहुत सारी हत्याएं करवाई, उपद्रव करवाया। इस्लामिक कट्टरपंथियों की सक्रियता वहां पर बढ़ गई थी। पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी संगठन इस वक्त बांग्लादेश में एक्टिव हैं। इस तरह के इंटेल इनपुट्स भी एजेंसीज को मिले। जी हाँ, हिंदुओं पर हमले और मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना आम है बांग्लादेश में। इस्कॉन टेम्पल एक भी बांग्लादेश का नहीं बचा होगा जहां पर कट्टरपंथियों ने वहां पर हमले नहीं किए, वहां पर मूर्तियां नहीं तोड़ी, वहां पर अराजक चीज़ें नहीं की। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद वहां पर चीज़ें बहुत बदल गई थी। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। अब समझिए किस तरह से बहुसंख्यक जो वहां पर थे वो हिंदुओं पर हमले कर रहे थे, बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ जाति कर रहे थे और वहां की सरकार तब भी सोई थी, सरकार अब भी सोई हुई। शेख हसीना के रहने पे वहां फिर भी हालात पहले से बेहतर थे। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं दर्शकों। डॉक्टर एच.एस. रावत मेरे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। इसके अलावा हाजी नाजिम खान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं कुछ वक्त में। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ डॉक्टर एच.एस. रावत साहब। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, ऐसा लगता है कि वहाँ की सरकारों ने आंख मूंद लिया है। अब एक मौलाना पकड़ा गया है जिसने दीपू चंद्रदास को मारा ईश निंदा के आरोप में, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उस हिंदू युवक ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। देखिए अमित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश और नेपाल और साथ में पाकिस्तान, यहाँ पर आईएसआई एक्टिव है और गजवाए हिंद जो ये 2050 तक हिंदुस्तान को कन्वर्ट करना चाहते हैं इस्लामिक शरिया कानून के तहत, उसके जो प्लेटफॉर्म है उस पर काम कर रहे हैं। इसी में आपने देखा होगा कि पहले सिमी को बंद किया गया, उसको बैन किया गया, उसके आतंकवादी इसी काम में लगे हुए थे। उसके बाद पीएफआई भी इसमें आई, उसके पास प्रूफ है, उसके लोग भी